चलो यार, तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज देख लिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहेगा वो अपना क्या होता है कि दो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी और इस पे कैसे डील करते हैं दो अलग अलग डायरेक्शन वाले मोशन को, वो भी हमने देख लिया था। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें दो अलग अलग डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसको कैसे डील करते हैं, ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अब प्रोजेक्टाइल मोशन, अब आते हैं हम लोग। ठीक है, चलो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है भाई। अब एक बात देखो यहाँ, जैसे मान लो अगर हमने क्या किया, पार्टिकल को किसी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, जैसे कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा पे अगर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग क्रिकेट के फील्ड में अगर बॉल को हिट करते हैं बैट से या फुटबॉल को किक करते हैं, तो जो पार्टिकल का मोशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। हमने क्या किया, एक इनिशियल वेलोसिटी यू दिया और ये एंगल कितना होता है, थीटा। तो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर कोई भी बॉल वगैरह हिट करते हैं या अगर मान लो हम लोग ग्राउंड से बॉल को थ्रो कर रहे हैं, जैसे अगर फील्डर के पास जाता है बॉल, वो अगर बॉल पकड़ के थ्रो करता है तो कुछ इसी डायरेक्शन में ऐसे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करता है और बॉल का जो मोशन होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, या फिर जैसे मान लो देख हम लोग ये ले लेते हैं कि किसी एच हाइट से अगर बॉल को हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, तो ये बॉल का मोशन कुछ इस तरीके का होता है, यही होता है अपना। या मान लो कि हमने ले लिया कि किसी एच हाइट से, सपोज अगर हम लोग देखें, ठीक है, एच हाइट से अगर बॉल को प्रोजेक्ट करें ये कुछ इस डायरेक्शन में यू से, तो भी इस केस में बॉल का क्या होगा, कुछ ऐसा मोशन होता है। तो इन सारे केस में अगर हम लोग देखें, हमने क्या किया है, बॉल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0, उसमें भी हमने क्या किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अब एक बात देखो, अगर कोई भी पार्टिकल को अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि पार्टिकल का जो है वो मोशन किसके अंडर हो, ग्रेविटी के अंदर। जो मोशन अंडर ग्रेविटी हमने देखा था कि जैसे ही अगर बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं या बॉल को हम ऊपर थ्रो करते थे या नीचे थ्रो करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे पार्टिकल को। थीटा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, और थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान रखना, थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू किसके, 90 डिग्री। क्योंकि अगर 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप थ्रो कर रहे हो, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, 1D मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल क्या होगा कि जैसे ही बॉल को थ्रो करते हैं तो पार्टिकल किसके अंडर मूव करता है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके अंडर मूव करता है। तो ये जो पार्टिकल जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इस बॉल को थ्रो किया, वहां पे भी बॉल को थ्रो किया, वहां पे भी किया, तो ये जो बॉल होता है जिसको हम थ्रो करते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और पार्टिकल का ये जो मोशन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैंने बताया था कि ये किस तरह का मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 2D मोशन होने का मतलब क्या होगा कि जब भी बॉल जो होगा या बॉल का जो मोशन होगा वो एक कर्व्ड पाथ पे होगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं कर्व्ड पाथ पे, वहां भी सारे केस में हम लोग देखेंगे कि बॉल को जैसे ही थ्रो किया तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो एक कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है। और ये जो पार्टिकल जिसको हम थ्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और पार्टिकल का जो ये मोशन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, थीटा एक कंडीशन ये है कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या ये चीज क्लियर हो गया सभी को, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ, हाँ या ना, ये बताओ। ये इसकी वैल्यू समझ आ गई अपने को, हाँ या ना। चलो अब इसके बारे में एक लाइन लिख लो, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में लिखो, इफ बॉल इज प्रोजेक्टेड, इफ, लिखते जाओ बेटा फटाफट, जहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन वगैरह स्टार्टिंग में इसमें आएगा तो वो पहले एक बार डेफिनेशन वगैरह में लिखाई दूंगा आपको। ठीक है, चलो लिखो, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, if a particle is projected at an angle, if a particle is projected at an angle other than 90 degree,
at an angle other than 90 degree with horizontal at an angle 90 degree, sorry, other than 90 degree with horizontal such that object moves under the gravity of earth, such that object moves under the gravity of earth, then this object then this object is called projectile. This object is called projectile, and motion of that particle is called projectile motion. And motion of that particle is called projectile motion. Motion of that particle is called projectile motion. क्या ये चीज क्लियर हो गया? सभी लिख लिया सभी ने? हाँ या ना? चलो यार ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ अजम्पशन हमें लेना रहेगा। जो अजम्पशन हम जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन जब डील करेंगे तो हम कुछ अजम्पशन के साथ डील करेंगे। ठीक है, अजम्पशन हमारा क्या क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। अजम्पशंस, पहला अजम्पशन ये होगा कि हमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करना रहेगा। फर्स्ट जो अजम्पशन आएगा वो क्या होगा हमारा कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे अपन। यानी जब भी अगर बॉल को या किसी भी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करोगे तो उस केस में जो एयर रेजिस्टेंस हमें कंसीडर नहीं करना। हमें यही मान के चल रहा है कि अर्थ में या जो भी अगर बॉल के ऊपर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, और कोई दूसरा एयर रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? नेग्लेक्ट करना है। सेकेंड पार्ट हमें क्या देखना है कि जो वैल्यू ऑफ जी है, जी की वैल्यू, एक बार देखो यार, मैंने बताया था मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी कि जब भी अगर अर्थ मान लो अपने पास जिसका रेडियस अगर हमने कैपिटल आर ले लिया तो या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए। नीचे जाने का मतलब अर्थ के अंदर गड्ढा खोद करके अगर जा रहे अपन तो जी की वैल्यू चेंज होती है। जो हम लोग जी की वैल्यू जो हम लोग यूज कर रहे थे 9.8, वो उसके अर्थ सरफेस के पास का वो जी की वैल्यू होती है। ठीक है, और सरफेस के पास कितनी होगी? 9.8 के बराबर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएं या नीचे आए तो इस जी की वैल्यू भी चेंज होती है। लेकिन एक सिग्निफिकेंट हाइट अगर हो या अगर डेप्थ हो तो उस समय चेंज होता है, सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं कि r/2 पे चले जाओ, r/2 हाइट पे। अब ये रेडियस जो होता है अर्थ का वो होता है लगभग 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब सोचो 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, तो इसके कारण इसके कंपेरेबल हाइट में जाओगे तब जाकर के जी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली चेंज होती है। अदरवाइज हम लोग जी की वैल्यू मान लो 9.8 है तो 9.79 भी अगर हो गया तो हम लोग लगभग उतना ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में जी की वैल्यू जो है वो कैसे लेके चलनी है? कांस्टेंट। जी की वैल्यू कैसे लेके चलनी है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो भी अगर पार्टिकल हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि अर्थ के रेडियस के बराबर इतना हाइट तक चला जाए। हम लोग जो भी बॉल प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जैसे मान लो 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, कुछ ऐसी हाइट तक जाए। इसके कंपेरेबल डिस्टेंस या इसके कंपेरेबल हाइट तक वो जा नहीं पाता जो भी हम पार्टिकल, जो भी बॉल जो प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जी की वैल्यू क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड हमारा जो अजम्पशन है, ये हमारा अजम्पशन थर्ड वाला कौन सा है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा अजम्पशन क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो भी हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हम यही मान के चलेंगे कि अर्थ जो है वो कैसा है? रेस्ट पे है। ठीक है, अर्थ रेस्ट पे है और हम एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया, यहीं पे ये आकर के गिरेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अर्थ का रोटेट होकर के यहाँ से फेंके तो यहाँ सामने जाने की बजाय कहीं और गिर जाए। ठीक है, चौथा फोर्थ हमें क्या लेना है? फोर्थ वैल ये चीज कि कर्वेचर ऑफ अर्थ जो है वो भी हमें नेग्लेक्ट करना है। कर्वेचर ऑफ अर्थ, यार हमें पता है कि जो अर्थ जो होता है वो कैसा होता है, कुछ एलिप्टिकल होता है थोड़ा, ये इस तरीके का रहेगा। अब एक बात देखो, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अगर जो भी अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे
का जो लेवल रहता है हमें तो फ्लैट ही दिखता है। फ्लैट इसीलिए दिखता है क्योंकि इसका रेडियस क्या है, बहुत बड़ा, तो बहुत ज्यादा दूर जा करके थोड़ा सा कर्व वो टर्न लेता है, या जैसे कर्व जो आएगा वो काफी ज्यादा दूर जाने के बाद होता है। तो अब एक बात देखो, हमें इस कर्वेचर को भी नेग्लेक्ट करना है। ऐसा नहीं होगा कि बॉल को हम यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे वो कुछ ऐसा आकर के गिरेगा, इस तरह का नहीं होता है। लोग जो भी बॉल प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे मान लो किसी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये मान के चलेंगे कि ये फ्लैट ही है, यहाँ से बॉल प्रोजेक्ट किया यहाँ तक आती है। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि यार जो भी बॉल जो प्रोजेक्ट करेंगे, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है प्रोजेक्टाइल, वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि एक अर्थ का कर्वेचर, उसमें अर्थ जो है वो थोड़ा कर्व पार्ट पे कर्व आ जाए इसमें। तो अर्थ का जो कर्वेचर होगा, जैसे मान लो हमें तो दिखता है फ्लैट ही है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर जा करके थोड़ा सा कर्व लेता है, क्योंकि रेडियस बहुत बड़ा। अब एक बात सोचो, बॉल को जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इतना ज्यादा दूर नहीं जाता है कि ये कर्व वाला पार्ट भी हम लोग इंक्लूड कर पाए, या कर्व जो है पार्टिकल वो अर्थ का कर्व उतना जितने दूर के बाद जाके थोड़ा सा कर्व में जो चेंज आता है, वो इतना ज्यादा दूर तक हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जो भी बॉल प्रोजेक्ट करेंगे वो मान लो 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, कुछ इस तरीके का जाए, तो ये 100-150 मीटर में अर्थ का जो कर्वेचर वाला पार्ट है वो नहीं आता है अपने। ठीक है, हमें कैसा दिखेगा, 100-150 मीटर तक हमें कैसा दिखता है, फ्लैट ही दिखता है। तो इसीलिए हम फोर्थ अजम्पशन क्या रहेगा हमारा, जो अर्थ का जो कर्वेचर है वो भी हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। पहली चीज एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे, जी की वैल्यू भी कांस्टेंट। तीसरा रोटेशन ऑफ अर्थ नेग्लेक्ट करेंगे, और चौथा कर्वेचर ऑफ अर्थ। क्या ये चीज क्लियर? हाँ या ना? क्या ये क्लियर हो गया सभी को? चलो फटाफट लिखो इसके बारे में। एयर रेजिस्टेंस यहाँ लिखो, अजम्पशन में लिखो, assumption में लिखो, फर्स्ट में लिखो एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड, एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट लिखो, पहला एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। सेकंड लिखो वैल्यू ऑफ जी इज assumed to be constant, value of g is assumed to be constant because maximum height attained by the object, या प्रोजेक्टाइल लिखो, because maximum height attained by the projectile is less in comparison to maximum height attained by the projectile is less in comparison to radius of earth, in comparison to radius of earth. Next लिखो curvature of earth is also neglected, curvature of earth is also neglected because maximum distance, curvature of earth is also neglected because maximum distance traveled by projectile, because maximum distance covered by projectile is less in comparison to radius of earth. Maximum distance covered by projectile is less in comparison to radius of earth. और एक लास्ट लिखो, rotation of earth is also neglected, rotation of earth is also neglected, rotation of earth is also neglected। चलो यार, लिख लिया सभी ने? रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो, चलो जहां छूट जाए बोल देना, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलो यार अब एक बार देखो, मान लो ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अलग अलग प्रोजेक्टाइल हमें देखना है। ठीक है, जैसे मान लो हम पहले ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्शन देखेंगे, फिर
किसी एच हाइट से अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया था वो देखेंगे, फिर किसी एंगल पे थ्रो करके, तो वो 3 पार्ट रहेगा और इसके बाद एक और आएगा इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल वाला, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा प्रोजेक्टाइल हम शुरू करने जा रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। मतलब ये इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, किसी थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे, पार्टिकल को किसी थीटा एंगल पे थ्रो करेंगे और उस केस में पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ग्राउंड से थ्रो किया हमने पार्टिकल को, कहाँ पे आकर के गिरा, ग्राउंड पे आकर के गिरा, ठीक है भाई। ये प्रोजेक्शन अभी हमें देखना है। मान लो u वेलोसिटी से थ्रो किया अपन ने, कितनी, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया। अब एक बात देखो, यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे अपने पास, तो सबसे पहले एक चीज देखो कि जिस वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस वेलोसिटी से हम लोग पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, मान लो 10 से 20 से 30 40 जितने से किया, वो हमारा क्या कहलाता है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जो भी पार्टिकल को लेंगे, जिस भी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना। क्या लिखेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है भाई। ये जो एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं, जिस थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, जिस थीटा एंगल पे, वो हमारा ये थीटा जो कहलाता है, यहां से देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, u से। सेकंड आता है हमारा कौन सा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकंड हमारा क्या आता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सा होगा, थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आएगा, थीटा। जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे थ्रो करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक बात देखो, तो ये मान लो जैसे ही हमने थ्रो किया, तो ये पार्टिकल यहां से चल के इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होता है, जितने दूर जाकर के ये पार्टिकल गिरता है, ये इस हम लोग बोलते हैं इसको रेंज। क्या बोलते हैं इसको, रेंज। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। और तीसरा एक और पॉइंट, नेक्स्ट और एक और पॉइंट होता है कि जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट होती है, कि मैक्सिमम किस हाइट तक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ये जो हाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एच जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। कि एक पार्टिकल को जितना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तक जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एच इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये चारों चीजें क्लियर सभी को, हाँ या ना। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक कवर करेगा वो रेंज, और वर्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, या वर्टिकल जो जिस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे कौन सा है, एच के बराबर। क्लियर यहाँ तक सभी को, हाँ है ना। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलो लिखो अब इसके बारे में। पहले एक बार ये डायग्राम नोट कर लो पहले फटाफट, ये डायग्राम नोट कर लो पहले। डायग्राम नोट करने के बाद कुछ डेफिनेशंस लिखने अपने को ये चारों के बारे में। बस यही थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसके बाद सब सही रहेगा, अपना डेरिवेशन वगैरह रहेगा। यहाँ से देखो एच हमारा, चलो डायग्राम के बाद बनाने के बाद लिखो, फर्स्ट लिखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। the initial velocity the initial velocity with which the initial velocity with which particle is thrown, the initial velocity with which particle is thrown is called velocity of projection, is called velocity of projection, is called velocity of projection. It is denoted by u, it is denoted by u,
नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, जहां छूट जाए बेटा ये बोल देना आप लोग की रिपीट कर देने के लिए। द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल with which, the angle with horizontal with which particle is projected, the angle with horizontal with which particle is projected is called, the angle with which particle is projected is called angle of projection, is called angle of projection. It is denoted by small u. It is theta. It is denoted by theta. It is denoted by theta. नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, maximum vertical displacement covered by projectile is called maximum height, is called maximum height. नेक्स्ट लिखो रेंज। नेक्स्ट लिखो रेंज। The maximum horizontal displacement, maximum horizontal displacement covered by projectile, maximum horizontal displacement covered by projectile is called range. Maximum horizontal displacement covered by projectile is called range. It is denoted by capital R. It is denoted by capital R. It is denoted by capital R. क्या ये यहां तक लिख लिया सभी ने? चलो अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं ना, जैसा हम लोगों ने देख लिया है कि यार जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन के की तरह डील करेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। दोनों अब हम लोग देखते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस में किस तरह का मोशन होता है। ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया एक्स एक्सिस। ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस और एक्स हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लिया। एक पार्टिकल को ऐसे यू वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ थीटा एंगल पे, और ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा ये मोशन होगा। ये हमारा एंगल कितना है? थीटा के बराबर। अब एक बात देखो, एक्स एक्सिस का अगर मोशन डील करें, कौन सा? एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम मोशन डील करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक होगा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्या? इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी वो किसके बराबर? इनिशियल वेलोसिटी जो आएगी भाई वो क्या आएगी? इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम क्या लिखेंगे? एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? यू एक्स से। ध्यान से देखना यहाँ पे, यू और एक्स, यू एक्स से डिनोट करेंगे। और वो किसके बराबर होगा? तो जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो यू की वैल्यू इधर, यू इधर प्रोजेक्ट किया अपन ने, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? यू कॉस थीटा
और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, u साइन थीटा के बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, u साइन थीटा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में तो इधर ही केवल जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर एक्स में जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इधर मान रहे तो पॉजिटिव। तो एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर, u cos थीटा के बराबर। हाँ या ना, ये बताओ, क्लियर हुआ ये चीज। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर, तो u cos थीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, तो u cos थीटा के बराबर। ठीक है भाई। अब एक बार देखो, एक्सेलरेशन अगर बात करें तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन आएगा, यानी एक्स कंपोनेंट, एक्स में कोई एक ऐसा एजेंट है जो फोर्स लगा रहा हो। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी ऐसा एजेंट है क्या जो फोर्स लगा रहा हो इस पे एक्स डायरेक्शन में, ये बताओ। एक्स डायरेक्शन में क्या कोई ऐसा एजेंट है जो एक्स डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा हो, हाँ या ना। कोई ऐसी चीज जो जैसे मान लो अगर बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया तो कोई ऐसा है क्या जो एक्स डायरेक्शन में इस बॉल पे फोर्स लगा, फोर्स लगाने की बात हो रही है, नहीं यार, कोई फोर्स कोई नहीं है। यार आपने बॉल को थ्रो कर दिया, अब एक बार सोचो ये किसके अंडर मूव कर रहा है, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर। अब अर्थ की ग्रेविटी के अंदर तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगी, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी पार्टिकल का एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना, जीरो के बराबर। क्लियर। एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो। क्लियर ये चीज, हाँ या ना। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना, जीरो। चलो यार, यानी ये पे एक बात देखो कि एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है वो कैसा है, कि एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ या ना। एक बात सोचो, u cos थीटा है इनिशियल वेलोसिटी, और पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, जीरो। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos थीटा, और एक्सीलरेशन कितना है पार्टिकल का, जीरो। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी, ठीक है, किसी भी टाइम पे हम लोग वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की बात करें ना, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, vx। और vx इक्वल्स टू, अप्लाई करें अगर हम लोग ux प्लस ए एक्स इंटू टी, तो ux प्लस ए एक्स इंटू टी अगर देखें तो ax तो जीरो, तो ये vx किसके बराबर, u cos थीटा के बराबर होगा। और ये वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। क्या बोलते हो, हाँ कि ना। जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट, जो कि कितनी है, u cos थीटा। क्या ये क्लियर हुआ, फटाफट बोलो यहाँ पे, कि पार्टिकल जो होगा एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, चाहे कोई भी टाइम पे हो। ये जो पाथ है चाहे यहाँ पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगी, कांस्टेंट। और किसके बराबर, वो u cos थीटा के बराबर होगी। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यानी एक्स डायरेक्शन का जो मोशन है वो कैसा है, कि पार्टिकल जो है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। यानी एक्स डायरेक्शन का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है भाई, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ये कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और एक्स डायरेक्शन में अगर बोले तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, कि मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको। अगर मान लो पार्टिकल सपोज हमने यहाँ से थ्रो किया, इस पॉइंट पे भी अगर एक्स डायरेक्शन में पूछा जाए तो कितना होगा, u cos थीटा एक्स डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे भी पूछा जाए तो कितना होगा, u cos थीटा होगा। इस पॉइंट पे पूछे तो कितना होगा, u cos थीटा। इस पॉइंट पे पूछे तो भी कितना, u cos थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ कि ना। एक्स डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो हर जगह वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा के बराबर। ये जब यहाँ लैंड करेगा तो भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा ही होगी। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन में हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। क्या ये चीज क्लियर,
हाँ या ना, पहले ये बता, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहे कभी भी पूछा जाए, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, जब भी पूछा जाए, एक्स डायरेक्शन में हमेशा क्या रहेगी, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वाई डायरेक्शन के मोशन के बारे में। ठीक है भैया, एक्स में हमने देख लिया पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। चलो वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग देखते हैं, किसके लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर हम लोग बात करें, तो वाई एक्सिस में चलो यार इनिशियल वेलोसिटी हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो होगी, अब एक बात देखो यार, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा, तो यानी दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी हम क्या ले लेंगे, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है भाई, ये जो है हमें पॉजिटिव नेगेटिव ढंग से अपना लेकर के चलना है। ठीक है, पहले डिसाइड कर लो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। अब एक बात देखो, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, तो u का जो ये वाला कंपोनेंट है y के लॉन्ग कितना है, u sin थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, प्लस u sin थीटा। क्या ये चीज क्लियर, हाँ कि ना, ये बताओ। y डायरेक्शन का मोशन अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में यानी कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर देखें तो उसको किससे डिनोट करते हैं, ए वाई से। अब एक बात बताओ, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे आ रहा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे के ऊपर, नीचे होगा, और कितना होगा, जी के बराबर। क्लियर ये चीज, ए वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, जी के बराबर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ, ये लगभग हम लोग ले लेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही जो काम हमने ग्रेविटी वाले पार्ट में लिया था, मोशन अंडर ग्रेविटी, वही हमें यहाँ भी करना है। अगर मान लो सवाल में नहीं दिया रहे तो आप जी ले लो, 10 के जी की वैल्यू 10 ले लो, अदरवाइज 9.8 अगर दिया हुआ है तो 9.8 ले लो। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में किधर होगा, नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या लिया, -g। चलो यार, अब यहाँ से अगर देखें कि वेलोसिटी अगर देखें किसी इंस्टेंट पे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी इंस्टेंट पे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वी वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू कितना, टी। अरे यही अप्लाई करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको आप एक्स और वाई अपना अलग अलग लगा सकते हैं। एक्स में हमने देख लिया, वाई वाले में लगा रहा हूँ, तो वी वाई इक्वल्स टू कितना, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई हमें निकालना है, यू वाई किसके बराबर, तो यू साइन थीटा, प्लस साइन है तो ऊपर की तरफ है प्लस ही लेंगे, ए वाई कितना, तो माइनस ऑफ जी इंटू टी के बराबर, यानी वी वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, यू साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ कि ना? वी वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्या ये चीज क्लियर? किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, हाँ या ना? क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हाँ कि ना? ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ये केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो, मान लो ये अगर यू साइन थीटा अगर ग्रेटर देन जी टी है तो पॉजिटिव, अगर ये जाता है तो नेगेटिव। तो ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात देखो, यानी यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी इधर इस वाले पॉइंट पे इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से देखे तो इधर की तरफ u cos थीटा आएगा, और ये वेलोसिटी यहाँ पे मान लो ये v1 हो गया, यहाँ पे v2। ठीक है, यहाँ पे इसमें एक बात बताओ, कौन बड़ा, v1 बड़ा कि v2 बड़ा, ये बताओ। y में भी एक वेलोसिटी होगी, x में हमें पता है कांस्टेंट, कौन सा बड़ा, v1 या v2, कौन सा बड़ा होगा ये बताओ। v1 बड़ा होगा, तो हमें देख रखा है कि पार्टिकल को जैसे ऊपर थ्रो करोगे, धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो पहले क्या होगी, इंक्रीजेज फर्स्ट। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी, पहले डिक्रीज होगी,
उसके बाद क्या होगा, तब एक बात देखो, इस मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें, मैक्सिमम हाइट हमने क्या लिया था, मैंने ये बोला था कि ये वाला जो हाइट होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, 0। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वी वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर, 0। ठीक है भाई, यानी मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल के पास केवल u cos थीटा x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या हुआ, पहले डिक्रीज होके 0 हुआ, फिर अब धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगा, हाँ कि ना, ये बताना कौन सा बड़ा, v3 बड़ा होगा या v4, v3 बड़ा होगा या v4, v4 बड़ा होगा। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें तो v क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद 0 होगा और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होगा। क्या ये चीज क्लियर, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है पहले डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने के बाद ये 0 होगा और 0 होने के बाद फिर से इंक्रीज होना शुरू होगा। क्लियर ये चीज, हाँ या ना। अब यहाँ पे जो पार्टिकल का जो मोशन है एक्स डायरेक्शन में, अगर मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है किसी भी टाइम पे, तो डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्या आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट एस जो आएगा y, डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये मान लो किसी टाइम t में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो y डायरेक्शन में यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये y1, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो y डायरेक्शन में y2 होगा, x में ये x1, ये x में इधर की तरफ x2। क्या ये चीज क्लियर, हाँ कि ना। जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो किसके बराबर, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही आएगा। यू वाई की बात करें तो देखो यार, ऊपर के डायरेक्शन में तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। क्या है ये चीज क्लियर, हाँ या ना। यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। इस वाई डायरेक्शन में जो मोशन आएगा वो कुछ किस तरह का रहेगा कि एक पार्टिकल को हमने यू साइन थीटा से थ्रो किया है, ठीक है, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आना शुरू होगा, हाँ या ना। और इस मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में वो कितनी, 0 के बराबर। क्या बोलते हो, हाँ या ना। पार्टिकल का जो मोशन आएगा वो कुछ इसी तरीके का रहेगा। चलो यार, हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, ये सब। एक्स डायरेक्शन वाले की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में क्या था, तो मान कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना, तो यू कॉस थीटा इनटू कितना, टी के बराबर, यही आएगा, हाँ कि ना, ये बताओ। अगर एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में अगर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर, यू कॉस थीटा इनटू टी। क्या ये चीज क्लियर, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा इंटू टी के बराबर, y में कितना, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये आपको क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलो यार, यहाँ तक समझ आ गया। x में पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल जा रहा है। y में कैसी है कि एक बॉल को u sin थीटा से ऊपर थ्रो कर दिया, वो बॉल ऊपर जाएगा फिर धीरे धीरे उसके बाद नीचे आना शुरू होगा। तो देखो यार, अब इसके देखें हम लोग, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह लिखनी हो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लिखे, तो यार एक बात बताओ, यहां से देखो फिर, ये हमने देख लिया कि यार इसमें हर जगह पे दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी का, एक एक्स और एक वाई। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, हाँ या ना। इस पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट के लॉन्ग होता है, ये चीज मैंने बताया था कि जब भी अगर पार्टिकल एक कर्व्ड पाथ पे मूव करे तो उसकी वेलोसिटी किसके लॉन्ग होती है, टेंजेंट के लॉन्ग।
यहाँ से देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की तरफ, यहाँ पे इधर की तरफ, एक कंपोनेंट ये इधर की तरफ आएगा और एक नेट वेलोसिटी किधर आएगी, इधर की तरफ। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना? पार्टिकल की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या वो क्लियर हो गया, हाँ कि ना? अब एक बात देखो, अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो अगर हमें लिखना है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, अगर किसी टाइम t पे अगर हम लोग वेलोसिटी निकाले तो क्या आएगा, v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, x कंपोनेंट vx i कैप प्लस y कंपोनेंट vy j कैप, हाँ कि ना? x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना vx, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर, vy, v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। क्या ये क्लियर हुआ आपको, हाँ कि ना? यार वेलोसिटी तो यही लिखेंगे ना, v वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, vx i कैप प्लस vy j कैप, यही लिखेंगे। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने वेलोसिटी तो निकाल रखी है, लोग वेलोसिटी तो निकाल रखा है हमने ऑलरेडी, vx और ux, vx की वैल्यू, vx हमने क्या निकाला था, तो देखो यार vx की वैल्यू हमने क्या लिखे थे, vx इक्वल्स टू क्या u cos थीटा लिखा था अपन ने, हाँ कि ना? vx इक्वल्स टू u cos थीटा, और vy की जो वैल्यू आई थी वो किसके बराबर, u sin थीटा माइनस gt, यही आया था, हाँ है ना? vx इक्वल्स टू हमने निकाला था u cos थीटा, और vy की वैल्यू क्या निकाले थे हमने, u sin थीटा माइनस gt। तो बस अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, v वेक्टर इक्वल्स टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt j कैप, यही आएगा भाई, हाँ कि ना? ये बताओ, जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, u cos थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt, या हाँ कि ना? ये बताओ, यही आएगा यार। vx हमने ये निकाला, vy निकाल लिया। अब एक बात देखो, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कुछ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ कुछ एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा। तो अब एक बात देखो, 1/2 GT, रोहित तुम क्या कर रहे हो यार, v बराबर u प्लस AT होता है ना, हाफ एट, वो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ GT थोड़ी आता है यार। क्या ये चीज क्लियर हुआ पहले ये बताओ भाई, हाँ कि ना? क्या ये चीज क्लियर? चलो यार, अब एक बात देखो, ये जो अल्फा एंगल बना रहा है तो इस अल्फा एंगल की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्या y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं लिखूं tan अल्फा, मतलब एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, तो क्या vy अपॉन vx लिख दूंगा, हाँ कि ना? tan अल्फा इक्वल्स टू क्या vy अपॉन vx, या tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना vy, बेस कितना vx, हाँ कि ना? tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, vy अपॉन vx, vy इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा के बराबर, क्या बोलते हो, हाँ है ना? vy कितना, u sin थीटा माइनस gt, vx कितना, u cos थीटा। तो किसी भी टाइम t पे अगर एंगल निकालना है तो कितना आएगा, u sin थीटा माइनस gt अपॉन कितना, u cos थीटा के बराबर, हाँ कि ना? u sin थीटा माइनस gt अपॉन कितना, u cos थीटा के बराबर। ये हमारा क्या हुआ, एंगल, ये जो अल्फा है वो क्या है, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हाँ कि ना? ये चीज बताओ, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना, u sin थीटा माइनस gt। ये हो गया वेलोसिटी के बारे में। चलो अब आते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा अगर देखें वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर देखें वेक्टर फॉर्म में
तो डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी एक्स में हमने माना एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई, तो क्या आएगा अपना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब एक बात देखो, एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, यही लिखा है। और y को क्या लिखा है अपन ने, तो u साइन थीटा माइनस, सॉरी u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लिखा है अपन ने। तो मैं r वेक्टर को क्या लिखूंगा, r वेक्टर इक्वल्स टू u cos थीटा टी आई कैप प्लस कितना आएगा ये, तो u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। क्या ये चीज क्लियर, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा, हाँ कि ना, ये बताओ भाई। अरे यही आएगा ना भाई, u cos थीटा टी माइनस हाफ, सॉरी u साइन थीटा टी माइनस कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, चलो यार अब हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर पार्टिकल, ये हमने देख लिया x में कैसा है कांस्टेंट वेलोसिटी, y में कैसा है मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आखिर ऐसा कर्व्ड पाथ आता कैसे, ठीक है। ये जो हमारा जो पाथ आ रहा है जिसको पैराबोलिक पाथ बोल रहे हैं, ये पैराबोलिक पाथ होता है ये, ठीक है। हम लोग बाद में इसका इक्वेशन वगैरह भी निकालेंगे, लेकिन पहले अगर देखा जाए हम लोग देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैसा है कि एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कैसा है कि एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर दिया गया। तो फिर कैसे इस तरह का मोशन आता है वो देखते हैं। मान लो ये हमारा पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का ये इस तरह के पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u के बराबर, ठीक है। ये एंगल कितना, थीटा। अब एक बात देखो, यहाँ पे इसमें दो पार्ट आएंगे, दो वेलोसिटी, एक x में कितनी u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है, ये कितना है u cos थीटा है, और y में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो u sin थीटा के बराबर। y में इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, u sin थीटा के बराबर, ठीक है। अब एक बात सोचो, हमारा ये जो पाथ बनता है वो कैसे बनता है, तो x और y वाला पार्ट जो हमने मोशन देखा ना कि इधर x में कितने से u cos थीटा से आप थ्रो कर दो ये, और y एक्सिस वाला मोशन कैसा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में किससे थ्रो किया गया है, तो u sin थीटा से। अब एक बात देखो, ये दोनों मिल करके हमें कौन सा पाथ देते हैं, तो ये वाला पाथ देते हैं। ये दोनों मिल करके हमें ये पाथ प्रोवाइड करते हैं, कैसे, तो देखते हैं। जैसे पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो u cos थीटा एक x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो इसके कारण क्या ये आगे जाएगा, हाँ है ना, u cos थीटा के कारण क्या ये आगे बढ़ेगा, हाँ है ना, x डायरेक्शन में u cos थीटा के कारण ये आगे बढ़ेगा। हमने एक वेलोसिटी y डायरेक्शन में भी दी है, तो क्या इसके कारण थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ेगा, हाँ कि ना, इसके कारण ये थोड़ा सा ऊपर भी चढ़ेगा। तो ये पार्टिकल अब ये आगे भी जाएगा थोड़ा और ये थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे, ये थोड़ा कहाँ पहुंचेगा, ऊपर की तरफ, हाँ कि ना। अब एक बात देखो, ये वो पॉइंट हो गया। यहां से अगर देखिए फिर से पार्टिकल u cos थीटा के कारण थोड़ा सा आगे होगा, आगे बढ़ेगा, और y वाले के कारण बोलेगा थोड़ा ऊपर भी चलो, हाँ कि ना। y में धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, x वाले के कारण ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, y वाले में थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। फिर x डायरेक्शन के कारण अभी बोलेगा आगे बढ़ो, y वाले के कारण बोलेगा ऊपर भी चलो। क्लियर ये चीज, हाँ यार। पार्टिकल थोड़ा सा आगे थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा आगे थोड़ा ऊपर, ऐसे जाते जाते ये कहाँ पहुंचेगा, इस वाले पॉइंट पे। अब एक समय आएगा जब वहां पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 0, और उस समय पार्टिकल के पास केवल कौन सी वेलोसिटी होगी, u cos थीटा के बराबर, हाँ है ना। अब एक बात सोचो, ये u cos थीटा इधर की तरफ होगी, यहाँ y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 0, अब ऊपर और नहीं जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा, अब ये बोलेगा कि यार u cos थीटा मेरे पास तो है, तो तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो फिर बॉल क्या होगा, थोड़ा नीचे भी आना शुरू होगा, ये बॉल कुछ ऐसा नीचे आया। फिर
ऐसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से देखिए तो थोड़ा आगे बढ़ेगा और फिर थोड़ा नीचे, ठीक है। फिर ऐसे ही क्या होगा, थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे, कुछ इस तरह से चलते चलते ये कहाँ पहुंचेगा, ये पॉइंट यहाँ पे। क्या ये क्लियर हुआ? पार्टिकल का ये जो पाथ आता है उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। एक्स वाले के कारण तो हमेशा एक्स में यू कॉस थीटा रहेगा, वाई पहले ऊपर थोड़ा ऊपर ले जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू होगा, और नेट हमें कुछ इसी तरीके का मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? जो मोशन होगा पार्टिकल का वो कैसे इस तरीके का होगा, क्लियर हो गया ये चीज, हाँ कि ना? क्लियर हो गया ये चीज? चलो यार, अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में। तुम लोग कुछ अब क्वांटिटी निकालेंगे, एक जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इन सब की वैल्यू निकालेंगे हम। मान लो एक पार्टिकल जो है ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। पार्टिकल को ऐसे यू से थ्रो किया अपन ने, कितने एंगल पे, थीटा एंगल। अब एक बात देखो, ये हमने देख लिया है कि मैक्सिमम हाइट कौन सा कहलाएगा, रेंज क्या होगा, कौन सा होगा, क्या कहलाता है, ये चीजें तो देख लिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, रेंज। ये जो आएगा वो क्या होता है, रेंज। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ये जो हाइट है उसको क्या लिखते हैं, एच। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना, u cos थीटा, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 0 के बराबर, ठीक है भाई। अब एक बात है, नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो करना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पहले ही बता रखा है आपको, इसका मतलब क्या होता है। जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो उस समय हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और वो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट ये देख लिया था अपन ने, याद है सभी को। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। वहां पे लिखा दिया था मैंने डेफिनेशन, इसीलिए इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। अब एक बात देखो, पार्टिकल जितने टाइम तक एयर में रहेगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ से चला और पार्टिकल जब यहाँ पहुंच जाएगा, यही टाइम क्या होगा हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ या ना? यहाँ से चलना शुरू किया पार्टिकल, यहाँ पे जब पहुंच जाएगा वो टाइम जो लगेगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात सोचो, टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये या मैक्सिमम हाइट या रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले कि कुछ ऐसी ऐसी क्वांटिटी देखेंगे, या ऐसा कौन टर्म्स खोजेंगे जो कि हर एक तरह के, इस तरह के हर एक प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड हो। मतलब चाहे थीटा 60 हो, 90, सॉरी 60 हो, 30 हो, 45, किसी भी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करो तो वो चीज वैलिड होनी चाहिए। तो अब एक बात देखो, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट होगा तो उस केस में y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल जब यहां से लेके यहां पहुंचेगा वही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, जब यहां से यहां पहुंचा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें, तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब एक बात ध्यान रखना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है वो किस डायरेक्शन के मोशन पे डिपेंड करता है, वाई डायरेक्शन के मोशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ से चल के पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वही टाइम ऑफ फ्लाइट है। एक्स में तो कांस्टेंट ही रह जाएगा यू कॉस थीटा। तो चलो यार, y इक्वल्स टू हमने देखा है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट पहुंचेगा t, तो यहाँ से y की वैल्यू 0, y इक्वल्स टू 0, यानी कितना आएगा, y इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा। हमने ऊपर के डायरेक्शन में क्या लिया है, पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव। ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यू वाई टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लिखेंगे, हाँ कि ना? अगर y डायरेक्शन में अगर देखें तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ कि ना? अब एक बात देखो, यहां से देखते हैं 0 इक्वल्स टू टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी के बराबर। यानी अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मतलब या तो t इक्वल्स टू 0 होगा
या तो t इक्वल टू 0 होगा या फिर u साइन थीटा माइनस हाफ gt जो आएगा वो 0 होगा। अब एक बार देखो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन g के बराबर। क्या बोलते हो, हाँ कि ना, यही आएगा। एक तो टाइम t इक्वल टू क्या आ गया 0, और दूसरा कौन सा आ गया, टाइम t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन कितना g के बराबर, यही आएगा। टाइम t इक्वल टू एक तो 0 आएगा और दूसरा कौन सा 2u साइन थीटा अपॉन कितना g। अब एक बात सोचो यहाँ पे कि ये जो टाइम होता है यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 बार 0 होगा, एक t इक्वल टू 0 पे और दूसरा उस वाले टाइम 2u साइन थीटा अपॉन g पे। तो अब एक बात देखो यार, सही बात है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0। t इक्वल टू एक दूसरा जो टाइम आया है उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, यानी उस वाले टाइम पे पार्टिकल इस पोजीशन पे, और वही टाइम हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी से। ये जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ कि ना। ये जो टाइम होगा वही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी के। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, इन जनरल जो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालेंगे तो वो क्या आता है, तो 2 इंटू यू साइन थीटा बेसिकली है क्या, यू साइन थीटा यू वाई होता है, यू साइन थीटा कितना यू वाई, और जी क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। तो आपको फॉर्मूला जो याद रखना है वो कौन सा, तो 2u अपॉन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, हाँ या ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, तो 2 इंटू u अपॉन कितना एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यही आएगा। चलो यार ये तक यहाँ तक क्लियर हो गया। t इक्वल्स टू कितना, तो 2u अपॉन कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। दूसरी बात, अब ये एक आता है टाइम ऑफ एसेंट और दूसरा आता है टाइम ऑफ डिसेंट, ये आएगा। अब एक बात सोचो, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें, ठीक है, तो ये जो टाइम, जितना जाने का टाइम लगता है उतना ही आने का। अगर हम एयर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, और अपने पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम, यही होगा। तो यहाँ से जितना आने का टाइम उतना ही जाने का, तो सीधा लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये एक पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर निकालना है यही किसके बराबर हो जाएगा, तो 2u साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम लगा तो उसका आधा जाने में और उसका आधा आने में, यानी टाइम ऑफ एसेंट कितना u साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना, तो u साइन थीटा अपॉन कितना g के बराबर। ठीक है भाई, टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा अपॉन g, टाइम ऑफ डिसेंट कितना u साइन थीटा अपॉन g के बराबर। अब एक बात देखो, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात करें तो u साइन थीटा अपॉन जी, और ये टाइम ऑफ डिसेंट कितना u साइन थीटा अपॉन जी। चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। पहले ये समझ दे टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट क्या था, कि यहां से लेकर के इस पॉइंट तक पहुंचने का, मान लो a, इसको ले लिया हमने b और ये c। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होगा, तो टाइम ऑफ एसेंट यानी a से लेकर के b तक जाने का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट बी से लेकर के सी तक जाने का टाइम, हाँ या ना। इतने ही टाइम तक ये ऊपर चढ़ा है और इसके बाद तो वो नीचे गिरना शुरू हुआ है। तो ए से लेके बी तक जो जाने का टाइम हुआ वो टाइम ऑफ एसेंट, बी से लेके सी तक आने का टाइम हुआ टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक बात बताओ, जब टाइम ऑफ एसेंट कंप्लीट होगा तो उस समय वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी कितनी, 0। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, 0। तो चलो यहाँ से अप्लाई कर लो, वी वाई इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, u साइन थीटा माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर आ जाएगा, तो u साइन थीटा अपॉन जी, ये निकाला भी अपन। अब टाइम ऑफ एसेंट निकल गया, टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना आएगा, u साइन थीटा बाई जी के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया यहाँ तक,